इस मूवी में हमें दो बहादुर लड़कियों को दिखाया जाता है जिनके साथ कुछ लड़के बार बार जबरदस्ती करते हैं, लेकिन वो दोनों लड़कियां हार नहीं मानती और उन सब लड़कों से एक एक करके अपना बदला लेती हैं। चलिए जानते हैं कैसे। तो कहानी की शुरुआत में हम दो लड़कियों कैटी और नैन्सी को देखते हैं जो कि एग्रीकल्चर की स्टूडेंट थी और अब वो स्टडी करने के लिए न्यूयॉर्क के एक फार्म में जाने वाली थी। इस बात से वो दोनों बहुत ज्यादा खुश थी और वो दोनों आपस में बात करती हैं कि इस बहाने वो न्यूयॉर्क भी घूम लेंगे और वहाँ खूब सारी शॉपिंग भी कर लेंगे। अगली सुबह उन दोनों को लेने उनके अंकल जेसन आते हैं जो कि एक FBI एजेंट थे। जब वो दोनों जेसन के घर जाते हैं तो वहाँ उनकी मुलाकात जेसन की गर्लफ्रेंड से होती है जो उन्हें देखकर बहुत खुश होती है। अब नए शहर में आने के बाद केटी और नैन्सी अपना नाम भी नया रखने का सोचती हैं। जहाँ केटी अपना नाम हीथ है तो वहीं नैन्सी अपना नाम रैपली रखती है। अगले दिन जेसन उन्हें बस स्टॉप पर लेकर जाता है क्योंकि केटी और नैन्सी को स्टडी के लिए एग्रीकल्चर फार्म जाना था, जहाँ पर जेसन इन दोनों के साथ ही न्यूयॉर्क जाने वाली बस का वेट करने लगता है। केटी जेसन को ये कहते हुए वहाँ से जाने के लिए कहती है कि अब वो यहाँ से चली जाएगी और फार्म पहुंचकर उन्हें मैसेज कर देगी, जिस पर जेसन उन्हें कोड वर्ड इस्तेमाल करने के लिए कहता है जिससे कि वो समझ सकेगी कि वो लोग सेफ हैं। केटी कहती है कि मैं एप्पल वर्ड यूज करूंगी, लेकिन जेसन कहता है कि तुम्हें हर बार अलग अल्फाबेट वर्ड का यूज करना है ताकि कोई तुम्हारे कोड वर्ड को न समझ सके। यहाँ पर रोड से गुजर रहे दो लड़के कैटी और नैन्सी को देखते हैं। वो जेसन के जाने के बाद कैटी और नैन्सी एक रेस्टोरेंट में कॉफी पीने जाते हैं, जहाँ पर वो लड़के भी आ जाते हैं जो उन्हें कुछ देर पहले देख कर गए थे। इनका नाम जेड और लॉकस था। वो दोनों कैटी और नैन्सी से बातचीत करने लगते हैं। यहीं पर कैटी और नैन्सी उनको अपना नाम हेथर और रैपली बताती है। कैटी उन्हें बताती है कि हम न्यूयॉर्क के एग्रीकल्चर फार्म में स्टडी के लिए जा रही हैं, जिस पर जेड उन्हें कहता है कि हम भी उधर ही जा रहे हैं, अगर तुम आना चाहो तो आ सकती हो, हम तुम्हें फार्म तक छोड़ देंगे। लेकिन कैटी उन्हें उनके साथ जाने से मना कर देती है और जब जेड और लूकस वहाँ से जाने ही वाले होते हैं तो नैन्सी कैटी को उनके साथ जाने के लिए मना लेती है और वो दोनों उनके साथ चली जाती हैं। यहाँ से वो दोनों कैटी और नैन्सी को फार्म न ले जाकर अपने घर ले जाते हैं, जो कि जंगल के एकदम पास था। ये देखकर कैटी और नैन्सी थोड़ा घबरा जाती हैं और उन्हें तुरंत फार्म जाने के लिए कहती हैं। तभी घर से जेड और लॉकस की माम आती है जो उन्हें बड़े ही प्यार से चाय पीने के लिए कहती है और उन्हें बताती है इसके बाद जेड और लॉकस तुम्हें फार्म छोड़ देंगे। अब जब वो दोनों चाय पी रही थी तभी कैटी के पास उनके अंकल जेसन का मैसेज आता है, जिस पर कैटी उन्हें कोड वर्ड एप्पल लिखकर रिप्लाई कर देती है, जिससे जेसन समझता है कि वो दोनों सेफली फार्म पहुंच चुकी हैं। वहीं इधर लॉकस की माम उनको कुछ खाने के लिए देती है, जिसे खाते ही कैटी और नैन्सी को नशा चढ़ने लगता है क्योंकि उस खाने में ड्रग्स मिला हुआ था, जिससे वो दोनों समझ जाती हैं कि उनके साथ कुछ गलत किया जा रहा है। इसलिए वो दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाकर वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती हैं, जिसके बाद जेड और लॉकस उन्हें उठाकर वापस अपने घर में ले जाते हैं। अगले दिन जब उन्हें होश आता है तो वो दोनों खुद को जंगल में पाती हैं। उनके हाथ लोहे की जंजीरों से बंधे हुए थे। ये सब देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाती हैं और हेल्प के लिए चिल्लाने लगती हैं। तभी वहाँ जेड आता है और उन्हें बताता है कि तुम जंगल की एक ऐसी जगह पर हो जहाँ दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं है, इसलिए तुम्हारे चिल्लाने का कोई फायदा नहीं। कुछ देर बाद वहाँ बोरस नाम का एक आदमी आता है जो कैटी को उसका फोन दिखाते हुए कहता है कि तुम्हारे फोन पर किसी जेसन नाम के आदमी ने मैसेज किया है, जिसे तुमने पिछली बार मैसेज में इसको एप्पल लिखकर भेजा था। वो उन दोनों से इसका मतलब पूछने लगता है, जहाँ कैटी उन्हें बताती है कि एप्पल एक कोड वर्ड है जिसका मतलब है कि वो लोग ठीक है। इसके बाद बोरिस जेसन को रिप्लाई करता हुआ लिखता है कि सब कुछ ठीक है, हम फन कर रहे हैं, और कोड वर्ड के लिए वो एप्पल भी लिखता है। इसके बाद वो लोग कैटी और नैन्सी को उनके सामने ही नहाने के लिए फोर्स करते हैं कि तभी वहाँ एक शेरिफ नाम का पुलिस अफसर आता है, जिसे देखकर कैटी और नैन्सी उनसे मदद मांगने लगती हैं। लेकिन तभी उन्हें पता लगता है कि वो पुलिस ऑफिसर भी जेड और लॉकस के साथ मिला हुआ है। ये देखकर वो दोनों ज्यादा डर जाती हैं। यहाँ कैटी और नैन्सी उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि प्लीज हमें यहाँ से जाने दो, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन वो लोग उनकी एक नहीं सुनते। वो पुलिस वाला बैगर की गोली खाता है और अपने लिए कैटी को चूज करता है। इसके बाद हम उस पुलिस ऑफिसर को कैटी के कंटेनर से बाहर आते देखते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि उसने कैटी के साथ जबरदस्ती की है। वहीं दूसरी ओर हम जेसन को देखते हैं, जिसको कैटी और नैन्सी की बहुत चिंता हो रही है क्योंकि कैटी ने मैसेज में एप्पल वर्ड को दोबारा इस्तेमाल किया था। वहीं उधर वो लोग कैटी के कंटेनर में एक संकी नशेड़ी आदमी को भेजते हैं, जो उसके पेट पर जल्दी हुई सिगरेट लगा देता है, जिससे कैटी जोर जोर से चीखने लगती है। इसके बाद
वो कैटी के साथ जबरदस्ती करता है। यहाँ पर ये लोग सभी हैवानियत की सारी हदें पार कर चुके थे। ये लोग कैटी और नैन्सी से जबरदस्ती धंधा करवा रहे थे। वहीं जेसन कैटी और नैन्सी के बारे में पता लगाने के लिए न्यूयॉर्क एग्रीकल्चर फार्म पर कॉल करते हैं, तो उन्हें वहाँ से पता चलता है कि वो दोनों तो एक बार भी यहाँ नहीं आई है। यहाँ पर जेसन समझता है कि वो दोनों किसी बड़ी मुसीबत में हैं, इसीलिए वो तुरंत उनको ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं कैटी और नैन्सी के साथ और भी ज्यादा बुरा हो रहा था, क्योंकि अब जो अगला कस्टमर था उसके आने से पहले जेड और लूकस उन दोनों के मुंह पर वाला मास्क पहन लेता है। इसके बाद जेड और लूकस पिग मास्क पहना देते हैं और वो कस्टमर भी एक पिग कस्टमर को केटी और नैन्सी के चेहरे से मास्क उतार कर उस कस्टमर को उनके चेहरे दिखाता है। केटी और नैन्सी उस पिग मास्क वाले आदमी को देखकर और भी ज्यादा डर गई थी। यहाँ पर वो बंदा नैन्सी को चूज करता और उसे एक कंटेनर में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती करता है। उसके जाने के बाद जब कैटी नैन्सी के पास जाती है तो वो देखती है कि नैन्सी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। दूसरी साइड जेसन पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वहाँ पर उसे वही पुलिस ऑफिसर मिलता है जिसने केटी के साथ जबरदस्ती की थी। जेसन उसे केटी और नैन्सी के किडनैप के बारे में बताता हुआ कहता है कि वो भी एक FBI एजेंट है। जिस पर पुलिस ऑफिसर जेसन से पूछता है कि आपको कैसे पता कि वो दोनों किडनैप हुई हैं? जिस पर जेसन उसे कहता है कि उसने अपनी भतीजी केटी को कोड वर्ड एक ही बार इस्तेमाल करने के लिए कहा था, लेकिन केटी ने एक ही कोड वर्ड को दोबारा इस्तेमाल किया है। वहीं जंगल में बोरिस को ये सारी खबर उस पुलिस ऑफिसर ने दे दी थी। केटी के अंकल एक FBI एजेंट है और केटी ने हम लोगों को उस कोड वर्ड के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दी थी। बोरिस जेड को केटी के कंटेनर से थोड़ा दूर ले जाकर उससे बात करता है। इन दोनों लड़कियों को जल्द से जल्द ठिकाने लगाना होगा वरना हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। वो जेड को कहता है कि हमें शहर से आने वाली नई लड़कियों को भी पकड़ना है। केटी अपने कंटेनर के पास खड़ी होकर चुपके से उनकी ये सब बातें सुन रही थी। इसके बाद बोरिस केटी के कंटेनर में जाकर उससे जबरदस्ती करता है और दूसरी ओर जेसन भी रेस्टोरेंट पहुंचता है जहां पर केटी और नैन्सी को वो दोनों लड़के मिले थे। जेसन वहीं काम कर रहे एक आदमी से केटी और नैन्सी के बारे में पूछता है, जहां वो आदमी उससे बोरिस की गाड़ी के बारे में बताता है। वेल अगले दिन कैटी नैन्सी को बताती है कि वो लोग उन्हें मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। तभी वहाँ जेड और बोरिस उसी नशेड़ी आदमी को अपने साथ लाते हैं जिसने कैटी के साथ जबरदस्ती की थी। वो उस नशेड़ी आदमी को कहते हैं कि हम दोनों जल्दी ही वापस आते हैं, तब तक तुम इन दोनों पर नजर रखना कि कहीं ये यहाँ से भाग न जाए। उनके वहाँ से जाते ही कैटी उस नशेड़ी को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है और उसे अपने साथ इनमेंट होने के लिए उकसाती है। अब जैसे ही कैटी इस नशेड़ी के करीब जाती है तो कैटी उसके गले पर जोर से काट लेती है जिससे उसके गले से खून निकलने लगता है और वहीं पर उस नशेड़ी की मौत हो जाती है। इसके बाद वो दोनों अपनी हथकड़ियाँ खोलकर वहाँ पर छुप जाती हैं। जब वो पुलिस वाला वहाँ पहुँचता है तो वो दोनों चुपके से उसकी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाती हैं। यहाँ से वो दोनों एक मॉल में जाकर बहुत सा अजीब सामान खरीदती हैं, जैसे हथौड़े, बहुत सारी कीलें, टेनिस बॉल और बहुत खतरनाक हथियार। इसके बाद वो मॉल के कैशियर के पास जाकर उससे बोरिस के घर का एड्रेस पूछती है, जिस पर वो उन्हें बोरिस के घर का एड्रेस बता देता है। वहीं जेसन बोरिस की कार इंश्योरेंस कंपनी में पहुंचता है और वहां पर उसे बोरिस के घर का पता मिल जाता है। यहाँ बोरिस अपने घर पर म्यूजिक लगाकर एंजॉय कर रहा था कि तभी वहाँ कैटी और नैन्सी आती हैं और टेनिस बॉल पर बहुत सारी कीलें लगाकर उसके मुंह पे मारती हैं, जिससे वो बेहोश हो जाता है। और जैसे ही उसे होश आता है तो वो खुद टेबल से बंधा पाता है। बोरिस उन्हें खुद को छोड़ने के लिए बहुत पैसों का लालच देता है, लेकिन कैटी और नैन्सी को तो सिर्फ अपना बदला चाहिए था। यहाँ उनके अंकल जेसन भी बोरिस के घर के बाहर पहुँच गए थे। वहीं घर के अंदर कैटी और नैन्सी बोरिस से उस मास्क वाले आदमी का एड्रेस पूछती है, जिस पर बोरिस उन्हें उसका एड्रेस बता देता है। जिसके बाद वो दोनों उसके पिछवाड़े में कीलों से भरा हुआ एक बेसबॉल घुसा देती हैं और उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर जेसन जल्दी से घर के अंदर जाता है, जहाँ पर जेसन को बोरिस मरा हुआ दिखता है। तभी उसे घर के पीछे गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। जब तक वो बाहर जाता है तब तक कैटी और नैन्सी गाड़ी लेकर निकल चुकी थी। जेसन जल्दी से वापस पुलिस स्टेशन जाता है और उस पुलिसमैन से दोबारा कैटी और नैन्सी के बारे में पूछने लगता है। तभी जेसन कैटी को कॉल लगाता है तो उसे पता लगता है कि कैटी का फोन उस पुलिसमैन के पास ही है। अब इससे पहले कि जेसन कुछ कर पाता, पुलिसमैन उसके पीछे गन पॉइंट करके खड़ा हो जाता है। दूसरी ओर कैटी और नैन्सी एक चर्च में पहुंच जाते हैं, जहां हमें पता चलता है कि वो पिग मास्क वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि इस चर्च के फादर है। इसके बाद नैन्सी एक बेसबॉल बैट लेकर वहां उसके पास पहुंचती है। वो नैन्सी को एकदम से पहचान लेता है। अभी कैटी पीछे से उस पर बेसबॉल से अटैक करके उसे बेहोश कर देती है। वो दोनों उसे गाड़ी के पीछे बांधकर घसीटते हुए टाउन में लेकर आती है। वहाँ एक दुकान से माचिस और पेट्रोल खरीद कर उस पर पेट्रोल छिड़क कर उसे जिंदा ही जलाकर मार डालती हैं। वहीं जेसन को उस पुलिस वाले ने कैद कर रखा था। कुछ देर बाद वो दो नई लड़कियों को किडनैप करके वहाँ लाता है। जब
वो उन दोनों लड़कियों के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी पीछे चुपके से केटी और नैन्सी वहाँ आकर बेसबॉल से उसके सर पर अटैक करके उसे बेहोश कर देती हैं। जब उसे होश आता है तो वो खुद को कुर्सी से बंधा हुआ पाता है और उन दोनों से माफी मांगने लगता है। तभी केटी गन में से एक बुलेट डालकर उसे डराती है और वो दोनों बारी बारी से उस पर गन से शूट करने लगती है, लेकिन वो सभी शूट में बच जाता है, जिससे वो थोड़ा मुस्कुराता है। लेकिन अगले ही सेकंड में केटी से फाइनल शूट करके जान से मार देती है। इसके बाद केटी और नैन्सी वहाँ मौजूद दोनों लड़कियों को पूरी तरह से फ्री करके उन्हें जेसन को खोलने के लिए कहती है और खुद वहाँ से चली जाती हैं। वो लड़कियां जेसन की रस्सी खोलकर उसे बताती है कि उन लड़कियों ने ऐसा करने को कहा। यहाँ पर जेसन को पूरी बात समझ आती है कि वो दोनों लड़कियां कोई और नहीं बल्कि कैटी और नैन्सी है। वहीं हम जेड और लॉकस की मॉम को देखते हैं जो उस समय ड्रिंक कर रही थी। तभी उसे अजीब सा नशा होने लगता है, जिससे वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाती है। इसके बाद जब उसे होश आता है तो वहाँ कैटी और नैन्सी ने उसको बेसमेंट में एक कुर्सी से बांध रखा था। उन दोनों ने जेड को भी उसके बिल्कुल सामने वहीं पर बांध रखा था। यहीं पर केटी और नैन्सी जेड को उसकी मॉम की आंखों के सामने ही बेसबॉल मार कर नीचे गिरा देती है और फिर दोनों बेसबॉल बैट से मारते हुए उसे जान से मार देती हैं, जिससे उसकी मॉम जोर जोर से रोने लगती है। और फिर वो उसकी मॉम को लोकस के पास लेकर जाती है, जहाँ वो लोकस के हाथ में बेसबॉल बैट देकर उसकी ही मॉम को उसे बांधने के लिए कहती है और उसे धमकाती है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। लेकिन लोकस ऐसा नहीं कर पाता, जिससे नैन्सी उसे गन से शूट करके मार डालती है। इसके बाद वो उसी गन को साफ करके लोकस के हाथ में पकड़ा देती है, जिससे कि पुलिस को लगे कि वो लोग आपस में ही लड़कर मर गए हैं। इसके बाद उनकी मॉम केटी और नैन्सी को कहती है कि अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दे सकती हूँ। उसकी बात सुनकर केटी और नैन्सी बहुत हंसती हैं और फिर केटी एक कटिंग मशीन से उसका धड़ उसकी बॉडी से अलग कर देती है। कुछ दिनों बाद जेसन केटी और नैन्सी के घर जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि केटी और नैन्सी दोबारा से न्यूयॉर्क एग्रीकल्चर फार्म में अपने अंकल जेसन के साथ जा रही थी और वो फाइनली न्यूयॉर्क एग्रीकल्चर फार्म में पहुंच जाती हैं।